हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी बडी। और आज हम अपना जो लेक्चर नंबर 2 है एनिमल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने बेसिक्स पढ़े एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। हमने ये भी पढ़ा कि क्यों एनिमल क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, क्या क्या बेनिफिट होता है, कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने हेल्प किया डिस्कवरी में, जिन्होंने हेल्प किया एनिमल क्लासिफिकेशन में। डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स के बारे में हमने पढ़ा, उनके नाम पढ़े, उनको नाम लर्न करने का हमने ट्रिक भी देखा कि क्या क्या ट्रिक है एनिमल क्लासिफिकेशन के फाइलम्स को लर्न करने का, राइट। अब यहाँ से हम पहले रिकैप करेंगे सारे नाम्स के एंड देन फिर हम जो आगे है हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने ट्रिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख के आओ सो दैट आपको बेसिक जो है ना वो क्लियर हो जाए एनिमल क्लासिफिकेशन का, क्यों हमने ग्रुपिंग की, क्यों हमने क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन से सीरीज़ में साइंटिस्ट है जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन में हेल्प किया। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी ये लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। हमने ये पढ़ा कि हमने एनिमल क्लासिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे, क्या ऐसा बेसिस था, क्या ऐसा क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे हमने इतना बड़ा एनिमल किंगडम बनाया, एनिमल क्लासिफिकेशन किया, वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम जो लेक्चर 1 का ट्रिक था एनिमल्स का नाम लर्न करने का वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं सो दैट फटाफट फ्रेश माइंड में हो जाए रिकैप एंड देन हम आगे जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एनिमल क्लासिफिकेशन में टोटल हमारे पास ये नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स है। ठीक है, तो हमने ये सारे फाइलम्स को लर्न करने का ट्रिक बनाया था कि प्रिया क्राइड प्लीज आस्क अनु, अर्थ और अर्जुन मस्ट ईट हलवा। तो ये जो है वो अपनी प्रिया है जो रो रही है, तो ये क्या है, अपनी प्रिया है, रो रही है। क्यों? क्योंकि ये चाहती है कि ये जो इसका फ्रेंड है अर्थ वो इसका ये बनाया हुआ हलवा खाए। तो वो जो प्रिया है वो अपनी फ्रेंड को बोल रही है जिसका नाम है अनु, तो इसका नाम अनु है, तो ये अपने फ्रेंड को बोल रही है यार तो प्लीज अर्थ को समझाना कि वो मेरा बनाया हुआ हलवा खाए, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो प्रिया से वी हैव पॉरीफेरा, देन क्राइड से वी हैव निडेरिया, निडेरिया का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा भी होता है। ठीक है, फिर प्लीज से वी हैव प्लैटीहेलमिंथस, आस्क से है अपने पास एस्कहेलमिंथस, अनु से है एनेलिडा, उसके बाद अर्थ या अर्जुन से है, अर्थ या अर्जुन से है आर्थ्रोपोडा जो हमारा लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, तो हमारा जो लार्जेस्ट फाइलम है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा है, जो लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स के केस में। फिर हमारे पास मस्ट से आता है मोलस्का जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जिसका नंबर ज़्यादा है, लार्जेस्ट फाइलम मतलब क्या, जिसमें एनिमल्स बहुत ज़्यादा है एंड वेराइटी भी बहुत ज़्यादा है, स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा है उनमें, तो हम उनको बोलेंगे कि उसमें लार्जेस्ट फाइलम है। या हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ईच से हमने देखा एकाइनोडर्माटा एंड हलवा से हमने देखा हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स हैं ये हमने ये ट्रिक से लर्न कर लिए थे। प्रिया क्राइड बिकॉज प्लीज आस्क अनु अर्थ, या फिर अर्जुन मस्ट ईट हलवा। ठीक है, पोरिफेरा, नेडेरिया, प्लैटीहेलमिंथस, एस्कहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एनिमल किंगडम में भी ये क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जो एनिमल किंगडम है ना वो दो फेजेस में डिवाइड होता है, एक होता है कॉर्डेट एंड एक होता है नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम कॉर्डेट बोलेंगे, और जिसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उसको नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। अब नोटोकॉर्ड हमने पढ़ा था कि एक मीजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्डेट्स के केस में प्रेजेंट होता है एंड नॉन कॉर्डेट्स के केस में ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर हमने नॉन कॉर्डेट्स के तो फाइलम्स देख लिए, जो 9 फाइलम्स हमने पढ़े, पॉरीफेरा पढ़ा, निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा,
प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये 10 फाइलम्स जो है हमने इसका नाम पढ़ लिया था नॉन कॉर्डेट में। वैसे ही जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, उसमें हमने ये बेसिक जस्ट भी दे दिया था कि जो फाइलम कॉर्डेटा है ना, वो फर्दर डिवाइडेड है यूरोकॉर्डेटा में, सेफेलोकॉर्डेटा में एंड वर्टिब्रेटा में। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब इतना स्ट्रेस नहीं लेना है नाम को देख के। अभी बस मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि बस एक बार नाम को देख लो, सुन लो, समझ लो। ये आगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बस नाम ध्यान में रखो कि कॉर्डेटा जो है ना, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, या फिर इसका जो दूसरा नाम है ना, वो क्रेनिएटा भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है कि यूरो का मतलब होता है टेल। तो अगर नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट है ना, तो उस एनिमल जो है वो यूरोकॉर्डेटा में बिलोंग करेगा। तो यूरोकॉर्डेटा क्या होता है कि अगर मेरा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन, तो इट इज यूरोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा क्या होता है कि अगर नोटोकॉर्ड हेड से लेके पैर तक, मतलब सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। सेफेलोकॉर्डेट में क्या होता है कि अलोंग द बॉडी लेंथ जो है ना, वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर अलोंग द बॉडी लेंथ प्रेजेंट है, तो ये जो फाइलम है, मतलब ये जो कैटेगरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम योर हेड टू टेल, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेटा क्या है हम, कि इनका जो नोटोकॉर्ड है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे पास तो नोटोकॉर्ड था बचपन में, लेकिन उसके बाद ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो जो नोटोकॉर्ड है ना, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सो इफ योर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड और कन्वर्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे है ना हमारे रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। डॉर्सल वेंट्रल भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वेंट्रल क्या होता है, आगे की साइड इज वेंट्रल एंड पीछे की साइड इज डॉर्सल। तो हमारा जो हार्ट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, एंड जो वर्टिब्रल कॉलम या फिर नोटोकॉर्ड जो होता है ना, वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रेट्स के केस में, इट इज कन्वर्टेड और रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। और फिर हमने ये भी देखा था कि वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर कैटेगराइज किया परम में। हमने परम लर्न किया था, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, है ना। हमने परम लर्न किया था, है ना, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। सो ये जो है ना, ये पूरा हमने एक चार्ट देख लिया एनिमल किंगडम का, क्या कॉर्डेट्स है, क्या नॉन कॉर्डेट्स है, कैसे उनको कैटेगराइज किया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। नॉन कॉर्डेट्स के कौन कौन से फाइलम्स हैं एंड कॉर्डेट्स के कौन कौन से फाइलम्स हैं, और उनका मतलब क्या होता है। इसका तो मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक एक फाइलम पढ़ना है नॉन कॉर्डेट का। लेकिन कॉर्डेटा को हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम बस देख लेंगे कि नाम क्या है एंड उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। और वर्टिब्रेटा के केस में परम, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, और नॉन कॉर्डेट के केस में ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था, जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था 5 किंगडम में। प्लांटे, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये जो था ना, ये 5 किंगडम दिया था किसने? आर.एच. विटेकर ने। किस किस में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मोनेरा क्या होता है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सब मोनेरा में आता है, एंड जितने भी यूकैरियोट्स है वो बचे हुए चार किंगडम्स में आते हैं, दैट इज अ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटिस्टा में सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर, मतलब जो हमारा ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलियम। मोनेरा में यू हैव यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड प्रोटिस्टा में यू हैव यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेल्युलर है। यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो,
उनको हम यूकैरियोटिक बुलाते हैं। एंड जिसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, उनको हम प्रोकैरियोटिक बुलाते हैं। यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर भी पढ़ा था, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिविजन ऑफ लेबर होता है, ये भी हमने पढ़ा था, राइट। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने दिया था। और ये जो 5 किंगडम है, अगर मैं पूछूं कि क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे, क्या था ऐसा क्राइटेरिया? तो सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, कैसे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो था पहला क्राइटेरिया। दूसरा बॉडी का सिमेट्री, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से एक्सिस में बॉडी की सिमेट्री है, रेडियल है, बायलैटरल है या फिर एसिमेट्रिकल है। सेगमेंटेशन, क्या बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फिर जर्माइनल लेयर्स एंड बॉडी कैविटी, जो हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का? सबसे पहले बिगनिंग विद द ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि यहाँ पे ना the body of animals is made up of cells. In case of multicellular animals, many cells are performing different functions in the body. हमने लास्ट लेक्चर में यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर क्या होता है, जिनके पास बस एक सेल होता है ना, उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। अब अगर बहुत सारे सेल्स है तो हर एक सेल जो है वो अलग अलग काम करेगा, तो काम का बंटवारा हो गया, डिविजन ऑफ लेबर। लेकिन हमने पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल होता है, तो वही एक सेल जो है वो सारे काम करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे काम जो है ना वो बट जाता है कि ये सेल ये परफॉर्म करेगा, ये सेल ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो बॉडी है एनिमल्स का वो सेल से बना है, और मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स के केस में जो सेल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे डिविजन है लेबर का। सो वी हैव योर डिविजन ऑफ लेबर। उसके बाद आगे हमने क्या देखा कि इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहला जो हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ना, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम पहले डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि मल्टी सेल्यूलर के ऑर्गेनिजम्स के केस में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो जो सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, डिविजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ना, बेसिकली अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो सबसे पहले सेल्यूलर लेवल ऑफ कुछ टर्म्स होते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी है। जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होंगे ना वो कंबाइन करेंगे ना, तो टिश्यूज बन जाएगा। तो टिश्यूज क्या होता है, जब सेम ग्रुप के सेल्स, अब ये सेल्स है, ये ग्रुप का सेल है, ये ग्रुप का सेल है, तो ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, और ये इससे अलग है। तो जब इसके जैसे और ग्रुप जो है ना वो कंबाइन करेंगे ना, तो ये टिश्यू बन जाएगा। मतलब टिश्यू इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। ऐसे सेल्स जो सेम चीज, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, अगर उनको कलेक्ट कर लिया मैंने, तो टिश्यू बन जाएगा। जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनका फंक्शन सेम होता है, जो एक कॉमन फंक्शन पे काम कर रहे होते हैं, उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। मतलब सेम 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 सेल्स जो है ना, उसको मैंने बस एक साइड पे इकट्ठा कर दिया और मैंने उसको बोल दिया कि भाई ये टिश्यू है। तो सेल्स मतलब सेल्स, ठीक है। सेल्स को अगर मैंने कंबाइन किया तो टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन एंड दे हैव अ कॉमन ओरिजिन। उसके बाद जब टिश्यूज कंबाइन, सेम टाइप के टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो वो ऑर्गेन बनता है। फिर जब सेम टाइप्स के ऑर्गेन कंबाइन करते हैं तो वो ऑर्गेन सिस्टम बनता है। हमने पढ़ा है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम्स होते हैं। तो कैसे बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम? जब ऑर्गेन्स कंबाइन करते हैं। जैसे अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ, एग्जांपल लूँ, तो हमारे पास किडनी होता है, हमारे पास यूरेटर्स होते हैं, यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये क्या है? ऑर्गेन्स है।
तो ये जब ऑर्गेन्स कंबाइन करेंगे तभी तो एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे, एक पूरा ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे, है ना। और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम बॉडी में अरेंज हो जाएंगे तो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। तो सेल्स, सेल से बनेंगे टिश्यूज, टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गेन्स, ऑर्गेन से बनेंगे ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। टिश्यूज जो है वो सेम सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ऑर्गेन जो है वो सेम टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से बनता है, ऑर्गेन सिस्टम भी सेम टाइप के ऑर्गेन्स जो फिट होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम बॉडी में अरेंज हो जाते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो आई गेस ये समझा। लेकिन अगर मैं एक एनालॉगी दूँ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप ये ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर्स ABCD, ये कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, है ना। तो ऐसे समझ लो कि वो जो लेटर्स है ना वो हमारे सेल्स हैं, जो लेटर्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं जो हमारे टिश्यूज हैं, जो वर्ड्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, जो सेंटेंसेस है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, एंड फिर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ जब कंबाइन करते हैं तो पूरी की पूरी बुक बन जाती है ना। सिंपल। आई होप अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट वापस से रीड करें तो हमने क्या बोला कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में tissues, if tissues are not formed, their body organization is called cellular level of organization। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि अगर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल्स है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो इनिशियल फाइलम्स होता है ना, जैसे पॉरीफेरा, जो अपना पॉरीफेरा है ना वो किसका एग्जाम्पल है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ऐसा है कि पॉरीफेरा इज द एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये जो है ना निडेरिया, प्लाटी है, बेसिकली निडेरिया जो है ना वो टिश्यू लेवल है, ये जो है ना ये ऑर्गेन लेवल है, और उसके बाद ये सारे के सारे ऑर्गेन सिस्टम है। तो ऐसा लगभग क्लासिफिकेशन होता है कि ये सेल्यूलर है, ये टिश्यू है, ये ऑर्गेन है, एंड देन सब ऑर्गेन सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन है। तो हमारा जो फाइलम पॉरीफेरा है ना वो क्या है, ऑर्गेन, सॉरी, पॉरीफेरा जो है वो क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा पॉरीफेरा है एंड ये क्या शो करता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। उसके बाद हम आगे का रीड करते हैं कि कुछ एनिमल्स के केस में cells come together to form the tissues with the help of which all the body functions are performed। तो ये हमने बोला कि सिमिलर टाइप के जब सेल्स कंबाइन होते हैं, याद रखना कि टिश्यू में सारे जो सेल्स होते हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सिमिलर सेल से कंबाइन होते हैं। जब सेम सेम टाइप के सेल्स कंबाइन करते हैं ना तो टिश्यूज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ एनिमल्स के केस में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एंड टिश्यूज बनाते हैं जिसमें सारे बॉडी फंक्शंस का परफॉर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल इज फाइलम निडेरिया, जो मैंने बताया था कि निडेरिया जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, जिसको हम बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड। सेल टिश्यू क्यों बोला, मतलब सेल से कन्वर्ट हो रहा है। पहले पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल था, फिर सेल्यूलर से अभी जो नेडेरिया है उसमें सेल्यूलर से टिश्यू में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लैट वॉर्म्स। अब फ्लैट वॉर्म्स का मतलब क्या होता है, दे मीन्स फ्लैटी हेलमिंथस। बेसिकली हमारे जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ना उनको हम फ्लैटी हेलमिंथस का कॉमन नेम इज फ्लैट वर्म्स, तो इनको ना हम बुलाते हैं फ्लैट वर्म्स, फ्लैटी हेलमिंथ्स को, एंड इनको हम बुलाते हैं राउंड वर्म्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम फ्लैट वर्म्स क्या होते हैं। फ्लैटी हेलमिंथस जो होते हैं ना वो अपने फ्लैट वर्म्स होते हैं, एंड जो एस्केलमिंथस होते हैं ना वो अपने राउंड वर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फ्लैट वर्म्स जो है, मतलब जो प्लेटी हेलमिंथ्स है वो टिश्यू ऑर्गेन बनाते हैं, मतलब टिश्यू से अब ये किधर जा रहे हैं, ऑर्गेन में जा रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गेन्स, मतलब यहाँ पे टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज जो है वो कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गेन्स बनाएंगे। However, complete organ systems are not formed। तो platyhelminthes के केस में organ system नहीं होता है, organ होता है। तो यहाँ पे हमने बोला सेल्यूलर, यहाँ पे हमने बोला टिश्यू,
यहाँ पे हमने बोला ऑर्गेन सिस्टम, और फिर बाकी सब में क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेन्स आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट भी है कि बिसाइड्स द 4 टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, 4 होते हैं, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। Remaining all the animals show organ system grade of organization in which the different organs are joined together to form organ system which perform specific function। यही हमने बोला कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक ही अपना क्या था, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो क्या शो करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स जो है वो कंबाइन करके ऑर्गेन बनाते हैं। जैसे क्रैब हो गया, क्रैब जो है ना वो अपना आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। और ह्यूमन तो क्या है, कॉर्डेट है। सिमिलरली फ्रॉग भी क्या है, कॉर्डेट है। ये किस में आता है, एम्फीबियंस में आता है। तो अपना परम, परम में एम्फीबियंस में आ गया, कॉर्डेट में आ गया। तो बस इतना याद रख लेना कि यहाँ पे पॉरीफेरा में क्या आ जाएगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बॉडी पूरी सेल्स की बनी है। निडेरिया में क्या आ जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सेम टाइप के सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बनाता है। प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या होगा, ऑर्गेन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन इसके बाद इन सब में क्या है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेन सिस्टम्स का फॉर्मेशन हो गया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको ना लेक्चर में ही लर्न हो जाए, सो दैट आप एक बार लेक्चर खत्म हो जाए बस फिर बुक को रीड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, कंप्लीट ऑर्गेन। तो आई होप कि ये जो पहला क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो आपको क्लियर है कि कैसे बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। अब यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम ये एक डू यू नो पढ़ लेते हैं कि क्या बोला है यहाँ पे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में जो सारे फंक्शंस होते हैं ना वो कौन परफॉर्म करता है, एक ही सेल परफॉर्म करता है। क्यों, अभी तो बोला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब क्या, इन ऑर्गेनिजम्स के केस में एक ही सेल प्रेजेंट होता है, तो ये एक ही सेल जो है वो सारे काम करता है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नाम याद रखना, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन एग्जिबिट करता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये कौन शो करता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल प्रेजेंट होता है एंड सारे के सारे फंक्शंस जो है ना वो ये एक ही सेल परफॉर्म करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये जो है ना ये अपने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। जैसे मल्टी सेल्यूलर के केस में तो हमने सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में यू हैव प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद रखना कि सिर्फ यूनिसेल्युलर ही ये शो करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख रहे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा, है ना। तो ये पॉरीफेरा का इमेज है। यहाँ पे कॉलर सेल्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कॉलर सेल्स क्या होते हैं आगे। तो बेसिकली ये साइकॉन दिया है, साइकॉन जो है ना वो एक मेंबर है पॉरीफेरा का, एक एनिमल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा है कि कैसे सेल्स जो है ना वो अरेंज्ड है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है, ये निडेरिया शो करता है ना। निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा बोल दो। तो यहाँ पे बेसिकली जो सेल्स है वो कंबाइन करके क्या बना देती है, टिश्यूज बना देती है। तो यहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसे शो किया है कि कैसे कैसे टिश्यूज कंबाइन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए गए, ये जो है वो कौन दिखाता है, निडेरिया दिखाता है। उसके बाद टिश्यू ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कौन शो करता है, हमारा फ्लैट वर्म्स शो करते हैं, है ना। फ्लैट वर्म्स जो है वो ये शो करते हैं। फ्लैट वर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली अपने प्लैटी हेलमेंट्स, जो अपने प्लैटी हेलमेंट्स होते हैं वो जो होते हैं वो फ्लैट वर्म्स होते हैं, जो क्या टिश्यू से किधर जाते हैं, ऑर्गेन्स में जाते हैं। मतलब जब सेम टाइप के टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज शोन बाय स्पॉन्जेस या फिर पॉरीफेरा। बेसिकली पॉरीफेरा का जो कॉमन नेम है ना वो स्पॉन्जेस है। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस का कॉमन नेम इज फ्लैट वर्म्स, एस्केलमिन्थस का कॉमन नेम इज राउंड वर्म्स, वैसे ही पॉरीफेरा को ना हम स्पॉन्जेस बुलाते हैं, ठीक है।
टिश्यूज कौन शो करता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज शोन बाय नेडेरिया, एंड ऑर्गेन जो है वो कौन शो करता है? फ्लैटवर्म शो करता है। ठीक है, तो बस यही पिक्चर्स के थ्रू बताया। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का वो हमने कंप्लीट कर दिया है ना। अभी जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री हमने मैथ्स में पढ़ा होता है ना, सिमेट्री, सर्कल का क्या सिमेट्री होता है, स्क्वायर का क्या सिमेट्री होता है। तो बेसिकली सिमेट्री क्या होता है कि कैसे तुम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना। ऑर्गेनिज्म को तुम कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सको, ऐसा कौन सा तुम एक्सेस ड्रॉ करो बॉडी से कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सो दैट इज सिमेट्री। तो ह्यूमन बॉडी के उन्होंने बोला है कि टेक द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्पॉन्जिला एंड ट्राई टू टेक एन इमेजिनरी सेक्शन थ्रू द स्पेसिफिक प्लेन ऑफ देयर बॉडी टू गेट टू इक्वल हाफ्स। तो ये अगर मैं ह्यूमन बॉडी पहले कंसिडर करूँ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी अगर मैं देखूँ पहले, तो यहाँ पे हमने देखा है ह्यूमन बॉडी के केस में कि ये एक एक्सिस है ना। और अगर मैंने ये एक्सिस से ड्रॉ किया तो हमें क्या बोला है कि इक्वल हाफ चाहिए, मतलब जो राइट साइड पे है वही लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ना, एक आंख राइट साइड पे है, एक आंख लेफ्ट साइड पे है, ये अब यहाँ पे एक लंग यहाँ पे आ जाएगा, एक लंग यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर पीछे की तरफ से एक किडनी यहाँ पे आ जाएगी, एक किडनी यहाँ पे आ जाएगी, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, है ना। तो ये हमने राइट एंड लेफ्ट में, क्योंकि मुझे तो यही एक एक्सेस दिख रहा है जिससे मुझे इक्वल हाउस मिले। तुम बोल सकते हो अरे मैम ये भी तो है ना, एक मिनट, हम लोग ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे भाई, ऐसे तुम कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे इक्वल थोड़ी ना होगा, ये और ये इक्वल थोड़ी ना है, ये तो पूरा एक दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया ना। मुझे लेफ्ट एंड राइट साइड पे इक्वल हाफ चाहिए। तो ये तो भाई यहाँ पे पैर है सिर्फ, आंख नाक मुंह हाथ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे पैर टोस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो हम ये जो है ना वो कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ राइट एंड लेफ्ट पे ही होगा, ठीक है, इक्वल हाफ। उसके बाद अगर मैं स्पॉन्जिला देखूं, तो ये अगर तुम देख रहे हो ना, तो ये स्पॉन्जिला है। अब स्पॉन्जिला का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसे है कि मैं कोई भी प्लेन ले लूं, मैं कभी भी उसको इक्वली कट ही नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं उसको ऐसे लूं तो भी मैं इक्वल नहीं कट पाऊंगी, क्योंकि ये देखो, ये कुछ ना कुछ रह जाएगा ये इस साइड पे। अगर मैं ऐसे लूं तो भी इसको इक्वली कट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पे है और ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो भी इक्वली नहीं हो जाएगा, तो हम इसको इक्वली कट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एसिमेट्री है। तो उसके बेसिस पे हम बॉडी सिमेट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इन एन इमेजिनरी सेंस, इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज टू be cut along the axis of the body, it may or may not produce two equal halves। जैसे हमने देखा कि ह्यूमंस के केस में, हमारे बॉडी के केस में दो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन स्पॉन्जेस के केस में, है ना, स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा के केस में दो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। सो इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस two equal halves। Depending upon this property, there are different types of animal bodies। तीन टाइप के होते हैं मेजरली, एसिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री क्या होता है कि तुम कोई भी एक्सिस ले लो, कभी भी इक्वली तुम डिवाइड ही नहीं कर पाओगे बॉडी को। जैसे देर इज नो सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। फॉर एग्जाम्पल सम स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं ना, कुछ स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्री होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, अब यहाँ से लेट्स टेक, मैंने किया सिमेट्री लिया, लाइन लिया, तो ये तो पार्ट यहाँ से रह गया ना, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ से अगर यहाँ से लूँ तो यहाँ पे अगेन ये रह जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हम कोई भी एक्सेस ले ले, हम इसको कभी भी इक्वली डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये एसिमेट्रिकल है। मतलब इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, मैं कभी भी इस ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाउस में डिवाइड ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, स्पॉन्जेस को। तो ये क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है कि तुम कोई भी सिमेट्री ले लो, तुम कभी भी इक्वल हाफ्स नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो है वो एग्जाम्पल है किसके? एसिमेट्री के। देन वी हैव रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो होता है ना वो केक की तरह होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ये केक है ना। अब तुम इसको केक को यहाँ से काटो तो भी तुम्हें इक्वल हाफ्स मिलेंगे,
तुम यहाँ से काटो तो भी तुम्हें ये इक्वल हाफ्स मिलेंगे, है ना। तुम यहाँ से काटो तो भी तुम्हें ये इक्वल हाफ्स मिलेगा, तुम यहाँ से काटो तो भी तुम्हें ये इक्वल हाफ मिलेगा। जैसे पिज्ज़ा, पिज्ज़ा को तुम कोई भी एक्सिस में काटो तुम्हें इक्वल हाफ्स मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे होता है। तो रेडियल सिमेट्री जो है ना, उसको याद रखना कि ये केक की तरह होता है। तुम कोई भी एक्सिस ले लो तुम्हें हमेशा इक्वल हाफ्स मिलेंगे। एसिमेट्रिकल बॉडी क्या होता है कि देयर इज नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तुम कोई भी एक्सिस से बॉडी को कट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कंडीशन ये है कि बीच में से पास होना चाहिए। कि देखो ना, हर पॉइंट पे बीच में से ही काटा है ना, ऐसे काट, बीच में से ही काटा है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, तो बीच में से ही होना चाहिए। So if it passes through the central axis or any plane of the body, it always gives two equal halves, है ना। तो मैंने अगर ऐसे काटा तो सेंट्रली तो भी मुझे इक्वल हाफ्स मिले, मैंने ऐसे काटा सेंट्रली तो भी मुझे इक्वल हाफ्स मिले, मैंने ऐसे काटा सेंट्रली तो भी मुझे इक्वल हाफ्स मिले, मैंने ऐसे काटा सेंट्रली तो भी मुझे इक्वल हाफ्स मिले। तो ये होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल स्टार फिश को देखा है ना, तो तुम स्टार फिश को कोई भी एक्सिस से काटो तुम्हें इक्वल हाफ से मिलेंगे। सो देर आर 5 डिफरेंट प्लेन, क्योंकि स्टार फिश के बेसिकली ऐसे 5 होते हैं ना, ठीक है। जैसे मैंने ये ड्रॉ करके दिखा दिया। तुम यहाँ से काटो तो भी तुम्हें इक्वल हाफ मिलेगा, तुम यहाँ से काटो तो भी, है ना। तुम इस देखो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो तुम 5 प्लेन से काट सकते हो। ये तो मैंने करेक्ट नहीं बनाया डायग्राम, लेकिन एक्चुअल इमेज में तुम देख सकते हो। तुम इस प्लेन से काट सकते हो, तुम इस प्लेन से काट सकते हो, तुम इस प्लेन से काट सकते हो, तुम इस प्लेन से काट सकते हो। तो 5 डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, क्योंकि 5 आर्म्स होते हैं ना स्टारफिश के, इसलिए और 5 डिफरेंट प्लेन्स जिसके थ्रू तुम बॉडी को काट सकते हो थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, जिसके वजह से तुम्हें इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। कि तुम सेंट्रल पॉइंट से तुम एक ऐसी लाइन खींचो जिससे इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बीच में से, यहाँ से साइड से, कैसे भी डायगनली सेंट्रली तुम काटोगे तो तुम्हें इक्वल हाफ्स मिलेगा। तो केक याद रखना रेडियल सिमेट्री के केस में। जैसे ये जो है ना, ये हाइड्रा है। हाइड्रा जो है ना वो एग्जाम्पल है किसका, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। जो सेकंड आता है ना पॉरीफेरा के बाद निडेरिया, तो निडेरिया का एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो तुम हाइड्रा को इस प्लेन में काटो, इस प्लेन में काटो, इस प्लेन में काटो, कैसे भी काटो तुम्हें इक्वल हाफ्स मिलेंगे। लेकिन कंडीशन ये क्या है कि इट शुड पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस, बीच में से पास होना चाहिए बस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमने स्टारफिश देखा। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, अपनी ह्यूमन बॉडी कि तुम्हें बस एक ही एक्सिस मिलेगा और वो एक ही एक्सिस से तुम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे। तो बस ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी विच विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी अभी पढ़ा, तो बस ये इकलौती एक्सिस है जिससे मैं इक्वल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर सकूं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बायलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरे पास ये एक ही एक्सिस है। हमने इससे डिवाइड करके देखा लेकिन इससे इक्वल तो नहीं मिल रहा है ना बॉडी, तो ये रेडियल नहीं होगा, ये बायलेटरल होगा। एक ही एक्सिस है और एक ही एक्सिस से तुम इक्वल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर सकते हो। तो हमने क्या बोला कि इन दिस टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस जो बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो जैसे बायलेटरल सिमेट्री का ये एग्जाम्पल है कि मैंने इसको ऐसे बीच में से काटा, ठीक है, इसको ऐसे बीच में से काटा जिसके वजह से इक्वल लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट जो है वो वर्ड यूज करना कि लेफ्ट एंड राइट जो है वो हाफ्स प्रोड्यूस होंगे। तो समझ गया। सबसे पहला जो क्राइटेरिया हमने यूज किया था दैट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गैन सिस्टम। फिर दूसरा हमने पढ़ा बॉडी सिमेट्री। 3 टाइप के बॉडी सिमेट्री होता है। सबसे पहले एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल सिमेट्री और तीसरा बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल मतलब क्या कि तुम कोई भी एक्सेस ले लो, तुम कभी भी ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि बॉडी की सिमेट्री नहीं है ऐसे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो अमीबा, दो वो नहीं है, इसमें आता नहीं है, बट मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ कि अमीबा है, तुम ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, कभी भी तुम्हें इक्वल हाफ मिलेंगे नहीं क्योंकि उसका शेप ही इरेगुलर है। तो वो जो है ना वो एसिमेट्रिकल को दर्शाता है।
कि तुम कोई भी एक्सेस ले लो, यू वॉन्ट बी एबल टू डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स। फिर आता है रेडियल सिमेट्री, जो हमने बोला केक ले लो, सेंट्रली पास होना चाहिए, कोई भी एक्सेस में चलेगा, तुम्हें इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। एंड बायलेटरल सिमेट्री में हमने बोला कि भाई एक ही प्लेन होता है जिसके थ्रू तुम इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, फिशेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन हो गए। ये जो सब एग्जांपल्स है ना, वो बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है, ठीक। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया हमने देख लिया, सेकंड क्राइटेरिया हमने देख लिया, अब ये जो है वो थर्ड क्राइटेरिया है, दैट इज जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर्स क्या होता है, और ये कब फॉर्मेशन होता है इनका, बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, जब भी हम ममा के वूम में होते हैं, ममा की यूट्रस में होता है ना बचपन में, तो तभी वहां पे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना हमारा, तभी एक फेज आता है जहाँ पे जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जर्म लेयर्स बनते हैं। अब जर्म लेयर्स जो होते हैं ऐसे लेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में जाके हमारे सारे ऑर्गेन्स जो है वो उनसे बनेंगे। तो देखते हैं हम, डिप्लोब्लास्टिक दो टाइप के होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पे डाई है मतलब दो, और ब्लास्ट मतलब जर्म लेयर्स। तो अगर दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एंड ट्राई मतलब क्या, तीन, और ब्लास्टिक मतलब क्या कि जर्म लेयर्स। तो अगर तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिर्फ दो जर्म लेयर्स है उनको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और ऐसे एनिमल जिनके पास तीन जर्म लेयर्स है उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो तुम पूछोगे मैम दोनों में से ज्यादा डेवलप्ड कौन है, मैं बोलूंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे तीन जर्म लेयर्स है। ये क्यों, हम आगे पढ़ेंगे। अब मैम कौन कौन से दो जर्म लेयर्स होते हैं, उसके पहले हम देखते हैं कि वी हैव थ्री टाइप ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है, बस तीन ही होते हैं, मैक्सिमम तीन ही होता है। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के केस में यू हैव एक्टोडर्म एंड यू हैव एंडोडर्म, ये दो जर्म लेयर्स होते हैं। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के केस में यू हैव एक्टोडर्म, उसके बाद यू हैव मीजोडर्म, एंड देन यू हैव एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में यू हैव टू जर्म लेयर्स, कौन कौन से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में यू हैव तीन जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब बोलो मैम ये एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म क्या होता है, देखो एक्टोडर्म क्या होता है, आउटर लेयर, बाहर का लेयर इज एक्टोडर्म, और अंदर का लेयर, इनर लेयर इज योर एंडोडर्म, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ वापस से, एक्टोडर्म क्या होता है, हमारा आउटर लेयर हो गया, है ना। मीजोडर्म, एम फॉर मिडल, ऐसे याद रखना कि बीच का लेयर है, मिडल लेयर है, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ना मीजोडर्म का लेयर जो होता है, जो मिडल लेयर होता है बेसिकली, वो मिडल लेयर जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है, जिसके वजह से हम बोलते हैं कि ये कम डेवलप्ड होता है, ठीक है। और ये जो एंडोडर्म है वो क्या है, इनर लेयर है। ये एंडोडर्म क्या होता है, इनर लेयर होता है। जैसे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं, ये जो है ये हमारा एक्टोडर्म है, बीच में कुछ नहीं है, और ये ऐसे, तो ये ऐसे है, सबसे बाहर का लेयर एक्टोडर्म और अंदर का लेयर फिल्ड है, बीच वाला जो लेयर है ना वो खाली है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। के बाहर तो तुम्हारे पास एक्टोडर्म है और सबसे अंदर यू हैव मीजोडर्म। फ्यूचर में जाके तुम बोलोगे मैम ये जर्म लेयर्स का क्या काम होता है, एक्टोडर्म जो है ना फ्यूचर में जाके कुछ ऑर्गेन्स बनाएगा, और एंडोडर्म भी फ्यूचर में जाके कुछ ऑर्गेन्स बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एंडोडर्म जो है ना बेसिकली हमारे ब्रेन के टिश्यूज जो होते हैं, जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं ना, वो एक्टोडर्म सॉरी वो एंडोडर्म बनाता है। एंड जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट के टिश्यूज होते हैं, वो फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा, एक्टोडर्म। मीजोडर्म का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमारा मसल्स जो होता है ना वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है।
तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म ये फ्यूचर में जाके हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स के पार्ट्स बनाएंगे, लेयर्स बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, तो जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्म होता है एंड देन जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे ये जो लेयर्स है वो कोई ऑर्गेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इनके टिश्यूज जो है वो ऑर्गेन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक का मैं बताऊं तो सबसे बाहर यू हैव एक्टोडर्म, उसके बाहर यू हैव मीजोडर्म एंड देन यू हैव एंडोडर्म। तो यहाँ पे सबसे बाहर हमारे पास एक्टोडर्म है, उसके बाद बीच में हमारे पास मीजोडर्म भी है और सबसे अंदर की तरफ हमारे पास एंडोडर्म भी है। तो तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर दो ही लेयर्स प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक। तो जो जनरली जो आगे के फाइलम होता है ना, अब देखो पॉरीफेरा के केस में कोई भी जर्म लेयर ही नहीं होता है, कुछ भी लेयर ही नहीं होता है जर्म लेयर, क्योंकि जर्म लेयर्स बेसिकली टिश्यूज से फॉर्म होते हैं और पॉरीफेरा के पास तो टिश्यू है ही नहीं। तो क्योंकि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है तो पॉरीफेरा शो नहीं करता। बेसिकली हमारे जो ये है नेडेरिया हो गया, ये जो है ना वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, वो शो करता है। निडेरिया जो है ना वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर आगे के फाइलम्स जो है वो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं, अभी हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया इसका, अभी हम रीड करेंगे कि क्या बोला है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर, ऑब्वियसली मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में इतने सारे लेयर्स होंगे ना, इतने सारे सेल्स होंगे। यूनिसेल्यूलर में तो हम बता नहीं सकते। Germ layers are formed during initial period of their embryonic development, and from those germ layers only the different tissues are formed in the body. जैसे मैंने बोला हार्ट के टिश्यूज फॉर्म होते हैं, मसल के टिश्यूज फॉर्म होते हैं, तो फ्यूचर में जाके यही जो जर्म लेयर्स है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनाएंगे। एंड ये जो जर्म लेयर्स होते हैं वो इनिशिएट कब होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने निडेरियंस, जितने भी निडेरियंस होते हैं ना वो सारे के सारे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इनके पास सिर्फ दो जर्म लेयर्स है। And in most of the remaining animals, the three germ layers are formed, that is mesoderm, besides ectoderm and endoderm, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने बोला है कि हमारा जो निडेरिया है ना, जितने जितने सारे निडेरियंस है ना सारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। अब यहाँ पे टिश्यूज बोला है, पॉरीफेरा में तो टिश्यूज होते ही नहीं है, तो उनके पास तो जर्म लेयर्स होने का कोई चांस ही नहीं है, उनके पास तो जर्म लेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हमारे जो निडेरिया है उनमें स्टार्ट होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है ना वो डिप्लोब्लास्टिक शो करते हैं। एंड उसके बाद बाकी के सारे रिमेनिंग एनिमल्स जो है वो क्या शो करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स शो करेंगे जहाँ पे इनके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों है। और यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे यहाँ पे देखो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बताया, ये जो है ना ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक है, ये जो है ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक है एंड ये जो है ना ये हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पे देखो ये बीच में ना मीजोडर्म के बदले ना एक डेड लेयर होती है। ठीक है, और ये ही डेड लेयर फ्यूचर में जाके क्या बनाएगी, मीजोडर्म बनाएगी हायर एनिमल्स के केस में। तो यू हैव एक्टोडर्म, ठीक है, जो बाहर का लेयर है। यू हैव एंडोडर्म जो देखो यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे देखो एंडोडर्म या अंदर का लेयर, दिस लेयर, दिस इज योर एंडोडर्म। बीच का लेयर जो है वो खाली है, डेड है, और बाहर का जो लेयर है ना ये वाला, दैट इज योर एक्टोडर्म। वही अगर मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखूं तो बाहर का लेयर इज योर एक्टोडर्म, अंदर का लेयर इज योर एंडोडर्म, और ये बीच वाला जो है ना, अब देखो ये स्किन कलर का था, अब ये ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेड लेयर अभी किससे रिप्लेस हो गई है, मीजोडर्म लेयर से रिप्लेस हो गई है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग योर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ऑर्गेनिजम्स बेसिकली। तो ये तीसरा क्राइटेरिया था। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा बॉडी सिमेट्री। एंड तीसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा द प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स, है ना।
अब जो चौथा क्राइटेरिया है, एंड बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, दैट इज बॉडी कैविटी। एकदम इजी करके पढ़ेंगे हम बॉडी कैविटी सीलोम के बारे में। और यहाँ पे समझना है इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स भी लिए कैविटी के सीलोम के, तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर सेगमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो बॉडी कैविटी हम समझ लेते हैं कि बॉडी कैविटी क्या होता है, सीलोम क्या होता है। अब देखो, the cavity which is present between the body wall and the internal organ of the body cavity is called as coelom. coelom मतलब क्या मैम? देखो, coelom मतलब कैविटी, मतलब coelom का ही दूसरा नाम क्या है? बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब क्या? एम्प्टी स्पेस। ठीक है, कैविटी मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। तो जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, अगर मैं ये बोलूं कि हमारा ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये अपना बॉडी वॉल है, एंड ये हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है। ये मैंने क्या बोला कि दिस इज अपना बॉडी वॉल, एंड यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। तो इनके बीच का ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये ब्लैक वाला खाली स्पेस जो प्रेजेंट होता है इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी वॉल के बीच में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीलोम। उसको ही हम क्या बोलते हैं? कैविटी। तो ये जो स्पेस है ना, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, है ना, इससे, इसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। सो द एम्प्टी स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन योर बॉडी वॉल एंड द इंटरनल ऑर्गन्स, ये जो खाली स्पेस है जो इनके बीच में देखो ऐसे प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सीलोम। और ये जो सीलोम होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये लाइन रीड करो, अब ये समझ में आ जाएगा। सो द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड बॉडी कैविटी या सीलोम। ठीक है, अब देखो, हमने अभी पढ़ा कि मल्टी सेल्युलर एनिमल्स के केस में ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईदर मीजोडर्म। सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम। अब ठीक है, ये हम बाद में रीड करते हैं। सबसे पहले मैं जो इमेज लेके आई हूँ ना, वो हम पढ़ते हैं कि क्या होता है सीलोमेट, क्या होता है स्यूडोसीलोमेट, एंड क्या होता है एसीलोमेट, क्योंकि ये पढ़ना ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अगर ये हमने अच्छे से पढ़ लिया ना, ध्यान से सुन लिया तुम्हें, तो ये पैरा एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीलोमेट। सीलोमेट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी मैंने क्या बोला? खाली स्पेस। मतलब जिसके पास जो हमारा बॉडी वॉल है एंड इंटरनल ऑर्गन्स है, बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में अगर खाली स्पेस प्रेजेंट है तो उसको हम सीलोमेट बोलेंगे। जैसे ये हमारा क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है एंड ये हमारा बॉडी वॉल है ना। तो अगर इसके पास देखो ये खाली स्पेस प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीलोमेट। तो सीलोमेट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सीलोम प्रेजेंट है, जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सीलोमेट। ठीक है, सो अ ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, मतलब इनके पास खाली स्पेस है, बॉडी कैविटी है बिटवीन योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड गट वॉल, बॉडी गट। ठीक है, ये इतना याद रख लो। तो जिनके पास खाली स्पेस है, जगह है, कैविटी है, उसको हम बोलते हैं सीलोमेट। उसके बाद ए सीलोमेट पढ़ते हैं। ए सीलोमेट क्या होता है? जिनके पास खाली स्पेस ही नहीं होता, जिनके पास कोई खाली स्पेस ही नहीं होता बिटवीन योर बॉडी वॉल एंड गट वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स एंड गट के बीच में, बॉडी वॉल के बीच में अगर कोई खाली स्पेस ही नहीं है, कुछ भरा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं ए सीलोमेट। मतलब कोई सीलोम ही नहीं है, कोई खाली स्पेस ही नहीं है, कोई कैविटी ही नहीं है। सो इफ देर इज नो बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन योर बॉडी वॉल एंड गट, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी वॉल के केस में, जैसे ये फिल्ड है, जैसे ये स्पेस जो है, ये बीच का स्पेस देखो, इट इज फिल्ड विद दिस मेसोडर्मल टिश्यू। ये बीच का जो स्पेस है ना, ये फिल्ड है। लेकिन यही अगर तुम सीलोमेट के केस में देखो, तो ये जो बीच का स्पेस है ना, ये खाली है, इसलिए हमने इसको सीलोमेट बोला। इसलिए हमने बोला कि इसके पास बॉडी कैविटी है।
अब एसीलोमेट के केस में कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी ही नहीं है मतलब कोई खाली स्पेस ही नहीं है। तो खाली स्पेस नहीं है तो क्या होगा, मीजोडर्म का टिश्यू है यहाँ पे, है ना, बीच में ये जो देखो पूरा भरा हुआ येलो येलो, तो मीजोडर्म का टिश्यू है। तो एसीलोमेट में हम क्या बोलेंगे कि देर इज नो बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी का ही मतलब सीलोम होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी खाली स्पेस नहीं है हमारे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी वॉल के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं है, यहाँ पे भरा हुआ है, टिश्यूज भरे हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। एंड स्यूडोसीलोमेट क्या होता है कि ये ट्रांजिशन है, जब एसीलोमेट से सीलोमेट जा रहे थे ना ऑर्गेनिजम्स, जब इनका ट्रांजिशन हो रहा था ना, तो बीच में एक स्टेज फॉर्म हुआ जिसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। अब देखो, सीलोमेट को ना हम यू सीलोमेट भी बोलते हैं, मतलब इनके पास सच्चा वाला बॉडी कैविटी होता है। ए सीलोमेट मतलब इनके पास तो बॉडी कैविटी ही नहीं होता, और स्यूडो सीलोमेट मतलब स्यूडो का मतलब नकली, फॉल्स, मतलब इनके पास झूठा वाला बॉडी कैविटी है। झूठा वाला मतलब देखो, यहाँ पे हमने बोला कि सीलोमेट में तो भाई खाली स्पेस होता है, और ए सीलोमेट में क्या होता है, मीजोडम का टिश्यू होता है ना, मीजोडम का टिश्यू भरा होता है बीच में। तो स्यूडोसीलोमेट ना चालाक है, वो बोलता है ना ही मैं खाली स्पेस रखूंगा और ना ही मैं कोई मीजोडम का टिश्यू रखूंगा मेरे एक्टोडम एंड एंडोडम के बीच में, या फिर बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। ये बोलता है ना मैं एक फ्लूइड रखता हूँ, ठीक है, मैं क्या रखता हूँ, एक फ्लूइड रखता हूँ मेरे बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। तो एक फ्लूइड ही लेयर होता है दोनों के बीच में। तो दैट इज स्यूडोसीलोमेट, कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम, ठीक है। सो बॉडी वॉल एंड योर इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मतलब ना ही यहाँ पे खाली स्पेस है, ना ही यहाँ पे प्रॉपर मीजोडर्म का टिश्यू भरा हुआ है, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। समझ में आ गया, सीलोमेट, ए सीलोमेट, सूडोसीलोमेट, वेल डन। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर टेक्स्ट बुक से रीड करते ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स का एग्जाम्पल लिया और आपको एक्सप्लेन किया, सो दैट इमेज जो है ना, सी ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो हमने कभी नहीं पढ़े, तो इसलिए यहाँ पे हमें इमेजेस का जो रेफरेंस है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इमेजेस से अगर आप स्टडी करोगे ना तो ये इमेजेस आपके दिमाग में छप जाएंगे, तो आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आपको पॉइंट याद नहीं आता ऑन द स्पॉट, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप फ्रेम भी कर सकते हो अपने तरफ से, दो अगर आपको की पॉइंट्स याद है, ठीक है। तो आई होप सीलोमेट, ए सीलोमेट एंड स्यूडो सीलोमेट क्लियर है। अभी हम एक चार्ट बना लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बॉडी कैविटी नहीं समझ में आता लोगों को, इसलिए विल मेक अ चार्ट जिसके थ्रू आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ये शो करते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख के करेंगे, क्योंकि देखो ये चैप्टर में ना लिख लिख के भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे फाइलम्स के नाम है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पॉइंट्स मिस आउट हो सकते हैं। तो इवन आप जब बायो भी आप करते हो, रेफर लर्न रीड करते हो टेक्स्ट बुक से, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो दिमाग में फिट हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विथ बॉडी कैविटी और सीलोम। बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन एज सीलोम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन टाइप्स पढ़े। सबसे पहले एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड तीसरा हमने पढ़ा यूसीलोमेट, या फिर सिर्फ आप सीलोमेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तीन टाइप्स हमने क्या पढ़े, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट। ए मतलब ऐसे याद रखो एब्सेंट,
तो इसके पास सीलोम ही नहीं है, और यू का मतलब सच्चा, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए सीलोमेट मतलब यहाँ पे क्या है, सीलोम इज एब्सेंट। एब्सेंट सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी, है ना। और ये एब्सेंट मैंने ऐसे लिखा है, हाँ, प्रेजेंट ऐसे लिखूंगी और एब्सेंट ऐसे लिखूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला है यहाँ पे क्या होता है, ट्रू सीलोम जो है, या फिर सिर्फ सीलोम अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठा। सो स्यूडो सीलोम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ए सीलोमेट में सीलोम एब्सेंट होता है, यहाँ पे झूठा सीलोम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सच्चा सीलोम प्रेजेंट होता है। अब कौन शो करता है ए सीलोमेट की एग्जाम्पल्स क्या है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेसिकली हमारा जो पॉरीफेरा है, निडेरिया है, प्लैटीहेलमिन्थस, ये जो है ना, ये किसके एग्जाम्पल्स है, ए सीलोमेट के एग्जाम्पल्स है। स्यूडो सीलोमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बार बार पूछते हैं, एकमात्र एग्जाम्पल है, दैट इज योर, दिमाग में छप लो, एस्केलमिंथिस। सिर्फ एस्केलमिंथिस जो है ना वो स्यूडो सीलोमेट है, उसके बाद रेस्ट फाइलम जो है ना वो अपना यू सीलोमेट में आता है। तो हम ऐसे एक चार्ट भी बनाएंगे जो आपको करना समझ में इजी आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमने जहाँ पे हमने फाइलम्स के नाम लिखे हैं, तो देखो, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, ये तीनों जो है ना वो एसीलोमेट है। बीच वाला एस्केलमिन्थिस ही क्या है, स्यूडोसीलोमेट है। एंड इसके बाद जितने भी बाकी है वो सब क्या है, ट्रू सीलोम वाले हैं, यू सीलोमेट है। अब ये हम टेक्स्ट बुक रीड करते हैं और आपको हर एक पॉइंट जो है ना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक का। तो बॉडी कैविटी हमने क्या बोला, द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द इंटरनल ऑर्गन्स is called as body cavity या फिर coelom. In case of multicellular animals, during the initial period of their embryonic development, the body cavity is formed from either mesoderm, जैसे हमने बोला. Such type of body cavity is present in animals of phylum Annelida and all the phyla coming after that. ठीक है, जो है हमारे, ये किसके बारे में बोला, यूसीलोमेट के बारे में बोला। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूसीलोमेट बोलते हैं, जिसके मीजोडर्म में यहाँ पे क्या होता है, स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं, पैचेस, स्पेसेस होते हैं बेसिकली। तो उसको हम यूसीलोमेट बोलते हैं, जिसको हमने क्या बोला, ट्रू सीलोम, है ना। एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी, क्योंकि यू का मतलब ही क्या होता है, ट्रू। Now the body cavity is absent in case of animals from the phyla Porifera, Cnidaria and Platyhelminthes. यहाँ पे हमने मेंशन भी किया कि पोरीफेरा में, निडेरिया में एंड प्लैटीहेलमिन्थिस में क्या होता है कि सीलोम क्या है, एब्सेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं, ए सीलोमेट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि किस केस में, पोरीफेरा में, निडेरिया में, प्लैटीहेलमिन्थिस में ए सीलोमेट। देखो एक ट्रिक बता दूं, हमें पता है कि स्यूडोसीलोमेट एस्केलमिंथस होता है, उसके ऊपर वाले सारे एसीलोमेट, उसके नीचे वाले सारे यूसीलोमेट, ठीक है। तो इन केस ऑफ सच एनिमल्स फॉर फाइलम एस्केलमिंथस, दे हैव बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द मंशन टू वेज, मतलब ना ही उसके पास रियल वाला सीलोम है, ना ही उसके पास मीजोडर्म का टिश्यू है। इस एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे यू सीलोमेट्स का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो अर्थवर्म है, तो ये किस में आता है, एनालिडा में आता है। तो देखो यहाँ पे खाली जगह दिख रही है व्हाइट कलर की बिटवीन द टू लेयर्स, इसलिए हमने इसको यू सीलोमेट बोला। अब स्यूडो सीलोमेट मतलब क्या, यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड प्रेजेंट होगा, और ए सीलोमेट मतलब कोई खाली जगह ही नहीं है, मीजोडर्म का टिश्यू भरा हुआ है, यहाँ पे कोई खाली जगह ही नहीं है बिटवीन योर बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए सीलोमेट। So you have eucoelomate, you have pseudocoelomate and you have acoelomate, जो हमारे बॉडी कैविटी जो है वो क्राइटेरिया है उसका, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो लास्ट क्राइटेरिया हमें पढ़ना है, दैट इज बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंट्स मतलब
छोटे छोटे पार्ट्स, है ना। अगर ये बॉडी है, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। जैसे आपने लाइफ प्रोसेस में फ्रैगमेंटेशन पढ़ा होगा, जहाँ पे बॉडी को हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि फ्रैगमेंटेशन होता है, वैसे ही सेगमेंटेशन होता है। तो सेगमेंटेशन क्या होता है कि जब बॉडी के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाए, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाए, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो सेगमेंटेड होते हैं। बस हमें पढ़ना है पूरे एनिमल किंगडम में बस 3 फाइलम जो है ना, वो सेगमेंटेशन शो करती है। सबसे पहले वी हैव एनिलिडा, वी हैव आर्थ्रोपोडा एंड वी हैव कॉर्डेटा। बस इतना याद रखो, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये बस 3 फाइलम है जो सेगमेंटेशन शो करती है। इसके अलावा कोई भी फाइलम सेगमेंटेशन शो नहीं करता है। सो इफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, अब सेगमेंटेशन मतलब क्या, बाहर से सिर्फ सेगमेंट्स नहीं, इंटरनली भी बॉडी में सेगमेंट्स हो, मतलब इंटरनली एक्सटर्नली दोनों अगर सेगमेंट्स हो तो उस केस में सेगमेंटेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि if the body of the animals is divided into small similar units, then such body is known as segmented body and each unit is known as segment। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखो, देखो ये जो है ना, ये डायग्राम है जिसमें देखो ये सेगमेंट डिवाइडेड है, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में है। ये जो एक है ना, इसको मैं बोलूंगी सेगमेंट, और ये पूरा मैं बॉडी बोलूंगी कि सेगमेंटेड है, मतलब ये बॉडी, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सेगमेंटेशन शो कर रहा है। जैसे अर्थवर्म फ्रॉम एनालिडा, तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया अर्थवर्म का, यहाँ पे शो किया है मैंने कि देखो अर्थवर्म में दिख रहा है आपको, अगर मैं जूम करूँ ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स है ना। तो हमारा जो अर्थवर्म है ना वो किस फाइलम में आता है, एनालिडा में आता है। तो ये सेगमेंटेशन शो करता है। बस 3 फाइलम्स याद रखना है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड अपना कोऑर्डेटा, जो क्या है, सेगमेंटेशन शो करता है। बाकी कोई भी फाइलम जो है वो सेगमेंटेशन शो नहीं करते हैं। सो दैट्स इट फॉर अवर लेक्चर के एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा 5 क्राइटेरिया देखे हमने। सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके बाद हमने बॉडी सिमेट्री देखी, उसके बाद बॉडी कैविटी देखा, उसके बाद जर्म लेयर्स देखे एंड उसके बाद हमने देखा सेगमेंटेशन। अब एक ये तो ठीक है, ये चार्ट तो है ही, हम रीड करेंगे ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक अपना चार्ट आपको बताऊंगी, एक एक्सप्लेन करूंगी, जिसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, और आप जब भी प्रैक्टिस करोगे ना वैसे ही प्रैक्टिस करना, तो सब आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ वो चार्ट आपको क्या है। ठीक है, तो ये हम चार्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो अपने सारे फाइलम्स है ना उनका नाम लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे जो बेसिस है वो क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है ना। सो नोटोकॉर्ड यहाँ पे एब्सेंट है, तो हम इनको क्या बुलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बुलाते हैं। करेक्ट, ये जो 9 फाइलम है इनको हम नॉन कॉर्डेट्स बुलाते हैं। एंड इसके पास जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। पहला तो बेसिस यही हो गया ना एनिमल क्लासिफिकेशन का, इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, कॉर्डेट बुलाते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख दिया। इसके बाद हमने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पॉरीफेरा क्या शो करता है, एक मिनट, पॉरीफेरा क्या शो करता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निडेरिया क्या शो करता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेलमिन्थस क्या शो करता है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके बाद बाकी सब क्या शो करता है, कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा तक बाकी सब क्या शो करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा क्राइटेरिया विच इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है ना ये अपना दूसरा क्राइटेरिया होगा। तो पहला क्राइटेरिया कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स का, दूसरा क्राइटेरिया कि पॉरीफेरा सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, निडेरिया टिश्यू, प्लैटीहेलमिन्थस ऑर्गेन, एस्केलमिन्थस ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पढ़ा जर्म लेयर्स के बारे में, है ना, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पॉरीफेरा इसके पास तो नो जर्म लेयर है ना, इसके पास तो कोई जर्म लेयर ही प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे नो जर्म लेयर लिख देंगे। निडेरिया के केस में क्या होता है,
डिप्लोब्लास्टिक, है ना। निडेरिया क्या है, हमने पढ़ा था, वहां पे सेंटेंस लिखा था ऑल निडेरियंस, ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। और इसके बाद बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो बाकी सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये हमारा जोम लेयर्स हो गया। फिर हमने कैविटी के बारे में पढ़ा था कि हमारा एस्केलमेंथिस क्या होता है, एसीलोमेट होता है। ये क्या होता है, सॉरी नॉट एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट होता है। इकलौता एस्केलमेंथिस है जो क्या होता है, स्यूडोसीलोमेट होता है। इसके ऊपर के सारे क्या है, एसीलोम वाले हैं। एंड इसके नीचे के सारे क्या है, यूसीलोमेट है। ठीक है, तो ये बीच का जो है ये क्या है, स्यूडोसीलोमेट है। ऊपर के सारे एसीलोमेट और नीचे के सारे यूसीलोमेट। तो ऐसे ही वो लर्न हो जाएगा, है ना, इजी हो जाएगा लर्न करना। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री दो हमारे बुक में सब ऑर्गेनिजम्स का नहीं दिया हुआ, बट मैं अगर आपको मोटा मोटा बता दूं सिमेट्री के बारे में, तो पॉरीफेरा तो हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा जो होता है ना वो एसिमेट्री होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो निडेरिया होता है ना वो जनरली रेडियल सिमेट्री शो करता है, जहाँ पे हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ा, है ना। रेडियल सिमेट्री शो करता है। और उसके बाद सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि बायलेटरल सिमेट्री जो है ना वो शो करता है। एक्सेप्शंस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बट ये बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। तो देखो हम, और हाँ लास्ट बच गया ना अपना फीचर सेगमेंटेशन का, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स सेगमेंटेशन शो करता है। तो देखो हमने बस पढ़ा कि हमारे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं, सेगमेंटेशन शो करते हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स सेगमेंटेशन जो है वो टेशन जो है वो शो नहीं करते। तो ये हमारा पूरा चार्ट रेडी हो गया। तो आप जब भी रिवाइज करो ना, ऐसे चार्ट के फॉर्म में रिवाइज करो, सो दैट क्विकली आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, है ना। अगर आप एक एक ऐसे लर्न करने बैठोगे, ये अच्छा ये जो एस्केलमेंथिस है वो स्यूडोसीलोम है, निडेरिया, पॉरीफेरा, प्लैटी, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और शायद आप एग्जाम के टाइम पे प्रेशर के अंदर रॉन्ग भी कराओ, है ना। तो इसलिए ऐसे चार्ट के फॉर्म में रिवाइज करो, क्विकली रिवाइज हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो ये आई होप आपको क्लियर है पूरा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम डिटेल में सारे फाइलम्स पढ़ेंगे। तो हम नॉन कॉर्डेट से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विथ पॉरीफेरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे, उसका हैबिटेट पढ़ेंगे। और ये सारे जो हमने आज पढ़े ना फीचर्स, वो आप रिवाइज करके आना। ये चार्ट स्पेशली आप घर पे प्रैक्टिस करके आना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में ये सब पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं आज के लेक्चर में वो काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम हैबिटेट पढ़ेंगे, किधर रहते हैं, उनका नेचर क्या होता है, किस किस चीज़ में हम उनको यूज़ करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सब सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, हर एक फाइलम को डिटेल में पढ़ना हमें नेक्स्ट लेक्चर से। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, सब पॉइंट्स क्लियर हो। आज हमने बहुत कुछ वैसे कर लिया है, बहुत कुछ लर्न करना नहीं है बेसिकली। ये चार्ट में अगर आपने लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल्स का भी आपको टेंशन नहीं होगा, आपको बस ये चार्ट ध्यान में रखना है। सो दिस इज योर सुपरस्टार चार्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड एक बार कोई अगर आपको चीज़ समझ में ना आई हो तो रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये जो चार्ट है एक बार आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, ये क्लियर हो जाएगा ना, ये भी चार्ट बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चार्ट भी रीड कर लेंगे, एक बार हम पढ़ लेंगे ना सारे फाइलम्स को, तो हम ये चार्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चार्ट भी हम रिवाइज कर लेंगे। आई नो थोड़ा चैप्टर हैवी है, इसलिए मैंने एज अ फर्स्ट चैप्टर ये लिया है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं ये चैप्टर क्योंकि इतने डिफिकल्ट टर्म्स है, इतने डिफिकल्ट नाम है। बट बिलीव मी, ईजी है चैप्टर, स्कोरिंग है अगर आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले से क्लियर रखे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। रिवाइज करके आना तो नेक्स्ट लेक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लो, या फिर बस टेक्स्ट बुक भी रीड कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है लेक्चर 1।
ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुम नेक्स्ट लेक्चर देखना है ना तो पहले ये लेक्चर के कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।